अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नालियों का एक जाल है जो कि यूकेरियोटिक सेल के तमाम साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। ठीक है, ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर के हिसाब से ये दो इकसाम का है, रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये जो है जैसे ये वाला आपको नज़र आ रहा है, तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये देखिए राइबोसोम्स अटैच हैं, ठीक है, ये आपको गोल गोल वेसिकल्स नज़र आ रहे हैं, इसको हम रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे क्योंकि इसकी सरफेस से कि रफ़ हो गई है। ठीक है, और जो ये दूसरे वाला आपको नज़र आ रहा है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर क्योंकि प्रोटीन्स अटैच होते हैं तो उसका काम जो है वो प्रोटीन की तैयारी है। लेकिन अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसके जो फंक्शंस है उसमें लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म भी है, फिर सेल के अंदर मादों की नकलो हरकत भी है, फिर उसके अलावा जहरीले मादों का असर ख़त्म करना, फिर जहाँ मसल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद हैं वो सिकुड़ने के अमल में भी हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी बच्चों, हमारा जो हमने पढ़ना है वो है गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस जो है ये सबसे पहले एक इतालवी साइंटिस्ट था कैमिलियो गोल्जी। इसने सबसे पहले साइटोप्लाज्म में चपटी थैलियाँ जो थी उनका एक सेट दरियाफ्त किया था। अगर इसकी हम ये देखें शेप देखें तो ये देखिए आपको ये थैलियाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये वाली। तो इनको एक इनकी सिंगल ये वाली एक थैली अगर ले लें, ये वाली एक एक थैली ले लें, तो इसको एक को हम क्या कहते हैं, इसको हम सिस्टरनी कहते हैं। सिस्टरनी जो है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ये देखिए मुख्तलिफ जो है वो नालियों का या सैक्स का ये ऊपर एक ढेर बना देते हैं और इसको क्या कहते हैं, गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस जो हैं ये दोनों में, ये पौधों और जानवरों के दोनों के सेल्स में पाए जाते हैं। इनका काम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली प्रोटीन्स पे रद्दोबदल करना, उनको मेम्ब्रेन्स में लिपटाना। इस तरह ये थैलियाँ बनती हैं और ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ये प्रोटीन आ रही है, ये वाली जो प्रोटीन्स है ये रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली साइड से आ रही हैं और उसके बाद यहाँ पर इनको जो है वो दोबारा से प्रोसेस करके जो है वो दोबारा से रिलीज़ कर दिया जाता है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रिलीज़ कर दिया जाता है। और इन जो गोल गोल ये आपको बॉडीज़ नज़र आ रही हैं इनको कहा जाता है गोल्जी वेसिकल्स। इन थैलियों को या तो यहाँ पर ही जो है वो रखा जाता है या फिर इनको सेल में से बाहर निकाल दिया जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स जो हैं ये सबसे पहले बेल्जियम के साइंसदान क्रिश्चियन रेनी डिडव ने सबसे पहले इनको दरियाफ्त किया था। ये छोटे छोटी गोल साख्तें होती हैं जिसके अंदर ये इस तरह गोल साख्तें इस तरह से होती हैं और इसके अंदर जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, लाइजोसोम्स जो हैं ये बुनियादी तौर पर जानवर के सेल में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये एनिमल सेल प्लांट सेल में मौजूद नहीं हैं, प्लांट सेल में मौजूद हैं लेकिन वहाँ पर इनका फंक्शन जो है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है। लेकिन एनिमल सेल में ये जो है वो प्रॉपर काम करते हैं, इनका प्रॉपर फंक्शन है। ये गोल्जी ऑपरेटस से रिलीज़ होते हैं और सेल फूड वैक्यूल की शक्ल में जो है वो खुराक को निगलता है। लाइजोसोम जब ये इन फूड वैक्यूल्स के पास आते हैं वहाँ पर अपने जो है एंजाइम्स उनको रिलीज़ कर देते हैं, तो ये फूड की डाइजेशन के लिए भी काम करते हैं। इसके अलावा जो लाइजोसोम्स जो है सेल के बेकार मादों की तोड़ फोड़ में भी हेल्पफुल हैं। और तीसरा ये कि अगर सेल का कोई पार्ट ख़राब हो जाए,
ठीक है, तो उसको भी जो है ये ख़त्म करने में सेल की मदद करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये छोटा सा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। जी बच्चों, इधर मैं ना आपके सामने सेल ड्रॉ करती हूँ। ये देखिए, ये एनिमल सेल है। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर यहाँ पर इसके सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस की अगर हम डबल लेयर बना दें तो इस तरह से ये डबल लेयर होती है। इस तरह से ये डबल लेयर है, और इसके यहाँ पर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चैनल्स जो हैं वो इस तरह से इसके साथ साथ ये जो है ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल्स नज़र आ रहे हैं, और ये न्यूक्लियस की हर साइड पे होते हैं। इस साइड से अगर हम देखें तो ये देखें, और ये नेटवर्क जो है ये पूरे न्यूक्लियस के पूरे सेल के अंदर इस तरह से फैला होता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और अगर हम इसको देखें तो कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं वो स्मूथ हैं, इसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है। इनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और अगर इनके ऊपर इस तरह दाने से दानेदार साख्तें लगी हों, जिनको राइबोसोम्स कहते हैं, तो फिर इनकी सरफेस आप देखें तो ये स्मूथ नहीं होती बल्कि रफ़ हो जाती है। तो इस वजह से इनको रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बात करते हैं कि रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। अब यहाँ से जो प्रोटीन्स आ रही हैं वेसिकल्स की शक्ल में, ठीक है, ये प्रोटीन्स जो हैं ये कहाँ जाती हैं, ये देखिए यहाँ से ये इस तरह से गोल्जी ऑपरेटस पड़ा हुआ है। ठीक है, सेल के अंदर इस तरह से गोल्जी ऑपरेटस पड़ा हुआ है, और ये जो प्रोटीन्स हैं वो इसके अंदर आती हैं। यहाँ पर फिर इनको प्रॉपर वेसिकल्स में, ये जो है इसके किनारों से यहाँ से वेसिकल्स जो हैं वो निकलते हैं। ठीक है, टूट के बाहर निकलते हैं, और ये प्रोटीन्स जो हैं ये इसके अंदर दोबारा से एनक्लोज हो जाती हैं। ठीक है, और फिर उनको साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है। इसके अलावा जो है कुछ एंजाइम्स, ये वाले जो हैं ये हमारे है गोल्जी ऑपरेटस अच्छा, ये गोल्जी ऑपरेटस कब है? अब इसको अगर हम देखें, एक्सप्लेन करें, तो ये देखिए इस तरह से ये जो है ये गोल्जी बॉडी है, एक सैक, ये जो सिंगल सैक है ना ये गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी। इसको सिस्टर्नी भी कहते हैं। इसके ऊपर एक और सैक आ जाए, फिर उसके ऊपर एक और सैक आ जाए, ठीक है, उसके ऊपर फिर एक और सैक आ जाए, ठीक है, उसके ऊपर एक और सिस्टर्नी या सैक आ जाए, तो ये टोटल ये वाला जो है ये बन जाता है गोल्जी ऑपरेटस। ठीक है, और अगर इसके साथ यहाँ पर गोल्जी बॉडीज़ भी आ जाएं जो इसमें से रिलीज़ होते हैं,
तो उसको फिर इस पूरे को, जिसमें गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी अपरेटस, ये सारा कुछ शामिल है, इसको कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यानी ये अलग अलग मैंने आपको तीनों टर्म्स जो है उनके गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडीज़ और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में समझा दिया। उसके बाद आगे आ जाते हैं जी लाइजोसोम्स क्या हैं। यहीं से जो है कुछ वेसिकल्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, ठीक है। यहीं से कुछ वेसिकल्स जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, और वो वेसिकल्स जो हैं जिसमें एंजाइम्स मौजूद हैं, ये हैं लाइजोसोम्स। ठीक है। इनका काम क्या है? अब देखिए, बाहर से कोई चीज़ आई है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक कोई भी पार्टिकल जो है वो आके ये सेल मेम्ब्रेन के साथ, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के साथ ये पार्टिकल आके अटैच हुआ है। सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी? उसको इनक्लोज़ कर देगी, इधर से ये इस तरह हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ये पार्टिकल इस तरह उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, वैक्यूल की शक्ल में। फिर ये क्या होता है, जब इधर आता है अंदर, तो ये देखिए इसके अंदर ये पार्टिकल मौजूद है। ये लाइजोसोम्स क्या करते हैं? ये इसके साथ अटैच हो जाते हैं। जब ये लाइजोसोम इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये लाइजोसोम जो है वो इसके साथ अटैच हो गया, तो ये क्या करेगा? यहाँ से रप्चर हो जाएगा दरमियान में से, और ये इसके जो एंजाइम्स है वो इसके अंदर रिलीज़ कर देगा। इसके अंदर जब ये रिलीज़ करता है तो फिर क्या करता है? इसके अंदर ये वाला जो पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल भी हो सकता है, ये वेस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, ये कोई जर्म भी हो सकता है। तो ये इसको क्या करता है? इसको डिज़ोल्व कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। डाइजेस्ट करने के बाद क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है वो जाके यहाँ से जो है वो सेल से बाहर निकाल दी जाती है। यानी ये जो इतने वाला पोर्शन है, ये क्या है? ये लाइसोसोम की फंक्शनिंग है। लाइसोसोम्स का फेल है या फंक्शनिंग है इसकी, ठीक है। उम्मीद है बच्चों इस डायग्राम से आपको जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, गोल्जी अपरेटस की और लाइसोसोम्स तीनों की समझ आ गई होगी। थैंक यू बच्चों। जो आज हमारा लास्ट टॉपिक है, जो आज हमने पढ़ना है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसको सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। सेल का पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन होता है, जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन वो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में खुराक की या ग्लूकोज की जो है वो तोड़ फोड़ की जाती है और तवानाई हासिल होती है। और सेल में ये तवानाई जो है वो एटीपी की हालत में जो है वो बनाई जाती है। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की साख देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इस तरह, ये भी डबल लेयर्ड होता है इस तरह से। इसकी आउटर लेयर जो है वो इस तरह से होगी, और जो इसकी इनर लेयर है वो इस तरह से होती है, फोल्डेड होती है, और ये बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है। और ये बहुत ज़्यादा फोल्डेड किस वजह से होती है? ताकि इसकी अंदरूनी जो लेयर है उसका सरफेस एरिया बढ़ सके, ठीक है। और ये जो ये वाली जो आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं, इनको कहते हैं क्रिस्टा, क्रिस्टी ज़्यादा को, और एक अगर हम एक लेयर को यहाँ लें तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टा। और ये तह माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन के लिए सतही रकबा बढ़ाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट जो है वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। बाकी जिस तरह सेल में अपना डीएनए मौजूद होता है, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए और राइबोसोम मौजूद होता है। लेकिन इसके जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से ज़्यादा मुशाबहत रखते हैं, यानी ये स्मॉल इन साइज़ होते हैं। उम्मीद है बच्चों ये वाली आज की वीडियो मेरी आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।